बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत वक्त अब डायरेक्ट ट्रेड की बात कर रही है। ईरान, अफगानिस्तान, रशिया से अब ट्रेड करेंगे। अब अशिया खुर्दनोश से लेके पेट्रोलियम मसनूआत हम लेंगे। तो अब क्या इससे मईशत मुस्तहकम होगी? कुछ दिन पहले मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था कि अगर हम रशिया से पेट्रोल ले भी लेते हैं तो भी पेट्रोल 100 रुपये सस्ता नहीं होगा। अलबत्ता पार्शली हुकूमत आवाम को रिलीफ दे तो रही है, किसी दिन 8 रुपये तो किसी दिन 12 रुपये। क्या ये रिलीफ ऐसा मुमकिन है कि ये आवाम चाहती है, या कि आवाम उसी रेट के लिए मुंतज़िर है कि 175 और 72 रुपये का फ़ी लीटर पेट्रोल मिल रहा था? फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब और ओन चौधरी एक मिशन पर गामज़न हैं, नई पार्टी बनाने में अमल पैरा हैं। बहुत सारी शख्सियात, उनका दावा है कि वो उसमें शमूलियत करेंगी। दूसरी जानब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी पंजाब में डेरे डाल चुके हैं। साबिक़ स्पीकर अयाज सादिक के भी घर उनकी आमद हुई है। जनूबी पंजाब की कई शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रही हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या वाकई अक्टूबर में इलेक्शन है, जब भी ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ अब वो कहें कि हाथ पाँव मार रही हैं? दूसरी जानब PTI के वो रहनुमा कि जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए 9 मई के बाद, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? जिस तरह सीनियर आप रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब, अब उनके लिए चेमा गोई हैं कि वो 2 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से राब्तों में हैं। तो ये जितने भी परिंदे थे अब ये कहाँ उड़ान भरेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या मुल्क में अब मुल्क की इकनॉमी पे कोई हुकूमती जो बजट आ रहा है जून में, क्या इस बजट में आवाम को रिलीफ देने के पैकेजेस होंगे या नहीं, या कि इसी बजट का ही गालबन हुकूमत इंतज़ार कर रही थी? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा अपने मुल्क की सियासत देखें, मलिक मुनव्वर हुसैन। बहुत शुक्रिया सर, मलिक साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा अपने मुल्क की सियासत देखें, ब्यूरो चीफ केन न्यूज़ सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने भी टाइम दिया। मलिक साहब, सबसे पहले जहांगीर ग्रुप सर, जहांगीर तरीन आपको याद होगा जहाज भर भर के जाया करते थे, तो वो कहते हैं ना नोट भी है और उस तरफ की सपोर्ट भी है। तो ये जो ग्रुप बनेगा, धड़ा बनेगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सैयद बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया वेनस पे प्रोग्राम के लिए। साजिद भाई, बात दरअसल ये है कि स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन की आपने बात की है, वो स्ट्रॉन्ग एक पार्टी तरीके इंसाफ को लाकर देख लिया गया है। जिस तरह से भी लाने की कोशिश की गई, ले आए, उसको बिठा दिया गया। मगर एतराज़ात उसी वक्त उठ गए थे कि ये मसनूई स्ट्रॉन्ग है और ये खड़ी हो नहीं सकती, ये ज्यादती हुई है मुख्तलिफ सियासी जमातों से। इसमें ख़ास तौर पर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी उस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी उन्होंने कहा, मगर उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हुआ, जो भी सिस्टम बैठा और सिस्टम वगैरह की जो जिक्र आए थे, उन्होंने कबूल किया उस मैंडेट को। उन्होंने कहा कि चले कोई बात नहीं, चले आप सिलेक्टेड हैं, हम आपको कबूल करते हैं और मुल्क के लिए और मुल्क की माशियत के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए इसको आगे लेकर चलते हैं। कोशिश तो यही की गई थी, मगर वो जो घमंड था, वो जो गरूर था, वो जो तकब्बुर था, वो जो पावर थी, जो दीवार के नहीं, वो सरताज गुल कहती थी कि हमारा खान जो है वो दीवार के पीछे भी देखता है। बताएं जी। अच्छा, पीछे वो बात आज सच साबित हो रही है, क्योंकि वो पीछे देखता था कि ना तुम खड़े हो ना, अच्छा आप खड़े हैं, वो देखता था कि मेरे पीछे पीठ खाली तो नहीं हो गई कहीं थपकी वाली। आगे उंगली देखता था, पीछे वो पीठ, पीछे वो सपोर्ट देखता था। वो जो दीवार के पीछे देखने वाली बात थी, आज वो साबित हो रही है कि भाई किस तरीके से देखते था। तो बात यह है कि अभी जो आपने कहा है कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग या कोई मजबूत या मेंढक वाली जमात आएगी जहांगीर तरीन की शक्ल में, मुझे नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता। वो चीज़ नहीं रही। हमने ये भी तो देखा है ना सर, PSP, MQM भादराबाद, MQM PIB एक ही पार्टी के, फिर पेट्रोट भी आपको याद होगी, तो कहीं PTI के भी इस तरह 4-5 चेहरे तो नहीं बन जाएंगे? अजय भाई, हो तो गए हैं, बन कहाँ जाएंगे? आप खुद देख भी रहे हैं। मैं तो नहीं समझता, अब तो ये बन चुके हैं, सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। वो बानी है, MQM वाला हशर हो गया, PTI का भी।
आप मुल्क के एक आपका ग्राउंड है, आप उस ग्राउंड के अंदर रहकर अपना कोई भी खेल खेलें तो अच्छा लगता है। जब अपनी पिच से हटकर और ग्राउंड से बाहर निकलकर खेलें तो वो खेल नहीं रहता। बहुत सारे तजाद तनाज़े और बहुत सारे जो है वो पेचीदगियां पैदा कर देता है। और पीटीआई की क़यादत ने भी 9 मई को, सानिया 9 मई जो उन्होंने रुनमा किया है, तो वो अपनी पिच से भी हट गए, ग्राउंड से भी बाहर निकल गए। ठीक है मलिक साहब, तो मैं यहाँ पे नहीं। आपको इंटरप्ट करूंगा। हमें ज्वाइन किया है, आप मारूफ इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट हैं, इकबाल अडवाणी साहब। बहुत शुक्रिया सर। अडवाणी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू सर। अडवाणी साहब बताइएगा, ये डायरेक्ट ट्रेड की हुकूमत बात कर रही है कि हम अब अफगानिस्तान, ईरान और रशिया से हम अक्षय खुर्दनोश से लेके पेट्रोलियम मसनूआत लेंगे, इससे कुछ बेहतरी आएगी, ये मुमकिन है? ये बेहतरी ये सही कर रही है हुकूमत? का फॉर्मूला ठीक है? देखिए फिलहाल वक्ती तौर पे तो इसके कुछ फायदे नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो जो हालात चल रहे हैं तो हमारे पास डॉलर तो है नहीं, तो जो बार्टर सिस्टम का जो उन्होंने किया है तो उससे ये है कि वक्ती तौर पे काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इतना कुछ बनाता नहीं है जो वो एक्सपोर्ट कर पाएगा इस तरह से। लेकिन फिर भी अच्छा है, लेकिन इसको इन फ्यूचर में किस तरह आगे लेकर किस तरह चलना है उस पर अगर नजर रखेंगे तो ये यानी स्टेप अच्छा है। क्योंकि ईरान से सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो हमको गैस पे तवज्जो देनी चाहिए, ईरान से हमको गैस लेनी चाहिए, और ये भी अच्छा स्टेप है। इससे वक्ती तौर पे काफी फायदा होगा। लेकिन इसको पॉलिसी को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे वक्त चेंज हो उसके साथ इसको और मेंटेन उसको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यानी जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, उसके हिसाब से काफी अच्छी पॉलिसी है ये। अच्छा ये भी बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई का फ्यूचर क्या है? एक थे बानी एमक्यूएम, वो बानी एमक्यूएम हो गए, वो अब पाकिस्तान में उनकी सियासत नहीं रही। कहीं चेयरमैन पीटीआई भी उस तरफ तो नहीं जा रहे कि पीटीआई के मुख्तलिफ धड़े एक ताकतवर शक्ल में आ जाएंगे और वो जो एक स्पेस था वो फिल हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसा होता रहता है। जो आपने कासिम के अबू की बात की है जो, तो मकसद कहने का ये है कि वही होगा। या तो मैंने पहले भी कहा था कि इनके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो पाकिस्तान में वो जेल काटें या कोर्ट को फेस करें या बाहर चले जाएं। बाकी सियासत में इनका अभी फिलहाल तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप माइनस समझो इनको हर जगह से सियासत के हवाले से। तो पीटीआई के जो लोग जो जा रहे हैं उनकी वजह वो ज्यादातर जो लोग हैं जो अभी जो है बैठे हुए जैसे फवाद चौधरी वगैरह, वो क्या चाहते हैं कि कासिम के अब्बू का जो वोट बैंक है वो इनको मिले और इस्टेब्लिशमेंट से भी इनके ताल्लुकात अच्छे रहे। तो ज्यादातर इसी पॉलिसी पे आ रहे हैं कि भाई आप माइनस हो जाओ और इस तरह से माइनस हो के आप के वोट बैंक हमको आ जाए, तो कल हम अगर वोट गवर्नमेंट में आते हैं तो कुछ आपके लिए कोई ताल्लुकात बेहतर कर दें एस्टेब्लिशमेंट से। तो ये एक फार्मूला दिया गया है उनको, कासिम कबू को, कैप्टन को। तो देखें क्या होता है। लेकिन फिलहाल नजर यही आ रहा है कि या तो जेल या कोर्ट को फेस करते रहें या पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ये दो ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अडवाणी साहब, अभी भी कासिम के अब्बू के जो वफादार हैं, ऐसे बहुत सारे अभी भी कुछ रहनुमा जेल में हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अभी भी कासिम के अब्बू के साथ ही हैं। उनकी वजह ये है कि जहांगीर तरीन साहब के अगर ग्रुप में कोई जाता भी है तो उसको पता है कि जहांगीर तरीन का कोई वोट बैंक तो है नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। इनको क्या चाहिए अभी, मतलब ऐसी सोच बनी हुई है जो आप कह रहे हैं वफादारी पे है कि वोट बैंक तो इनका ही है, अगर वो वोट बैंक हमको मिल जाए। लेकिन वो यही चाहते हैं, जो वफादारी की निभा रहे हैं वो यही चाहते हैं कि ये माइनस हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है ये अभी नहीं आ सकते पॉलिटिक्स में। अब वो अपने तरीके से इनको कायल करना चाहते हैं या कायल करेंगे कि आप माइनस हो जाएं और हमको सौंप दें और आप इस तरह से हमारे को सपोर्ट करें कि वोट बैंक आपका हमारी तरफ आ जाए, और अगर कल सुबह हम जीतते हैं या हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम आपके लिए कुछ रियायत ले सकेंगे। यही फार्मूला वो चला रहे हैं जो अभी तक इनके साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी लोगों का तो मैंने बताया, जहांगीर तरीन और ये जो अपने धरे बना रहे हैं, तो मुझे लगता है 2 से 3 पीटीआई बन सकती है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, शहर कायद में, कराची शहर में मेयरशिप की भी जंग अभी तक जारी है। आपको क्या लगता है, जमाते इस्लामी का मेयर आएगा या कि पीपल्स पार्टी का? देखिए इसमें अभी लड़ाई तो इनकी चल रही है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी वाले के पीटीआई का सपोर्ट हमको है, लेकिन अब पीटीआई इतनी तितर-बितर हो गई है तो क्या सपोर्ट मिलेगा मुझे नहीं पता। अगर पीटीआई का सपोर्ट नहीं मिलता इनको, जो बजाय नजर नहीं आ रहा, तो फिर तो पीपल्स पार्टी का ही मेयर बनेगा। आज सईद गनी ने कहा है कि हाफिज नईम साहब आपके हाथ में लकीर ही नहीं है।
कि आप मेयर बने? वो तो एक दूसरे को जो आता है बोलते रहते हैं, एक दूसरे पे तंजिया डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज की जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो आज के हालात हैं, जो सिंध के हवाले से, जो पीटीआई का सपोर्ट जो इनको, वो मुझे नहीं लगता मिल पाए। अगर वो नहीं मिलता तो फिर वो पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाह साहब, आप भी बड़े आपने सियासी अदवार मुल्क में देखे, जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ, फिर MRD तहरीक, फिर जनरल मुशर्रफ की एमरजेंसी, आज जो हो रहा है, जो हुकूमत वक्त कर रही है, सही सिमत जा रही है कि मुल्क से अनसर्टनिटी अब थमती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, और फिर जो ये बजट आ रहा है, ये बजट कैसा होगा, ये बड़ा सवाल निशान है। देखें जी साजिद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बजट की आपने अभी बात की और तमाम कि मुल्क जो है वो किस तरफ खड़ा होने जा रहा है, क्या हो रहा है, तो जो सियासी मामलात चल रहे थे और जिस तरीके से मुतहर्रिक थे इस वक्त, वो तो अब जस्ट वन मैन शो हो गया मामला, क्योंकि 11 जमातें और 11 की 11 इत्तेहादियाँ, ना कोई अपोजिशन है, ना अपोजिशन पहले इनको नुकसान दे रही थी क्योंकि असेंबलियों से बाहर थी, तो अब तो बिल्कुल फ्री ग्राउंड है। रह गया मामला ये कि मईशत जो इम्पोर्टेंट है इस वक्त मुल्क की, और महंगाई जो आवाम के लिए तकलीफ दे, उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो कुछ फैसले कर बैठे हैं, और मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि वो ये चाह रहे हैं कि इस बजट के बाद फिर जो देखें कि IMF क्या कह रहा है। IMF से जो मामलात थे वो किसी हद तक वो समेट के अब वो बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट के बाद जो है वो फिर ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि आया अब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या नहीं, और जो रूस से जो बॉर्डर चेंज का मामला हो रहा है, और जो हम अफगानिस्तान या ईरान की हम बात कर रहे हैं, दीगर जगहों की, तो इससे हमें बेनिफिट ये आएगा कि हम वहाँ से जो चीज़ें लेके अपने कंट्री के अंदर जब हम लाएंगे तो इस पे महंगाई की कमर थोड़ी सी टूटेगी, फ़र्क पड़ेगा, तो अशिया खुर्दनोश सस्ती होंगी, जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में डॉलर 27 रुपये गिरा, हालांकि आज 30 पैसे बढ़ गया है डॉलर। आज छलांग की है उसने, लेकिन ये कि पहले वो बढ़ा, पहले गिरा फिर बढ़ा, तो वो अगर ये गिरावट कंटिन्यू चलती रहती है, चलें 30 पैसे बढ़ गया, कल 2 रुपये गिर जाता है, 3 रुपये गिर जाता है, तो वो डॉलर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गए, जिनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया गया, वो बाहर आ जाएंगे तेज़ी से। मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉलर गिरने की सूरत हाल शुरू होती है तो वैसे भी बड़ा अच्छा सर्किल चलना शुरू हो जाएगा, डॉलर बाहर आएंगे, तो वो एक अच्छा काम हो रहा है। पेट्रोल पे मजीद 8 रुपये आवाम के लिए गिराए गए, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि 8 रुपये कम गिराए गए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा गिरी हैं, तो हमें उसका कम फ़ायदा दिया गया है। अब चूंकि IMF का भी कोई मामला नहीं था, फिर भी इतना कम फ़ायदा दिया गया, ये समझ में नहीं आ रहा। तीसरी अहम बात जो जिससे आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो जब अपनी एक स्पीच दे रहे थे तो उसमें वादे तौर पे वो बोल गए कि मैं बड़ा तंग हूँ, लोग हमारे MPA MNA इलाकों में नहीं जा सकते, तो वो वापडा बोल गए थे KE की जगह। तो वो फिर तसीबी की वज़ीर आज़म साहब जब कराची आए हुए थे कि भाई वो वापडा का यहाँ मसला नहीं है, KE का मसला है, लेस्को पेप्को क्या है मुझे तो पता नहीं, लेकिन KE का जो मामला थे वो आवाम पे बिजली बन के गिर रहे हैं। सही, क्योंकि पूरा पूरा दिन लोगों को बिजली में असर नहीं है, पूरी पूरी रात में असर नहीं है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, फिर उस पर पैसे बढ़ रहे हैं, 17 पैसे यूनिट, 1 रुपये 17 पैसे यूनिट, 17 रुपये यूनिट। एक प्राइवेट कंपनी इतनी ताकतवर है, मैं यही अभी आगे किसी के सर पे जूं नहीं रेंगती। आपने बिल्कुल हमारे मुंह के जुमले छीन लिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी होल सोल इस वक्त वजीर खारजा भी हैं, और सूबे सिंध के आपको पता है माशाल्लाह मामलात कब से पीपल्स पार्टी के हाथ में, और KE जो है वो कराची के अंदर जिस तरीके की अंधेर मचाई हुई है, तो वो खुद शिकवा कर रहे हैं कि हमारे MPA MNA नहीं जा सकते। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ जो कही गई है उनकी जानिब से कि तकलीफ दे मरहला, वज़ीर आज़म साहब इस तरफ तवज्जो ने, वफाक से मदद मांगी उन्होंने। चले मैं आता हूँ शाह साहब, कराची की एक स्टोरी है मेरे पास, मुझे बताइए ये 2 तरह के लोग हैं। आज हलीम आदिल शेख लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो सिंध असेंबली में, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया कि मैं खान चेयरमैन PTI के साथ हूँ, और शाह महमूद कुरैशी, फिर परवेज़ इलाही, इस तरह के लोग जो अभी भी खड़े हैं, उनका फ्यूचर क्या है, और जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, जो छोड़ गए सियासत, अब वो शायद किसी और टहनी की तरफ देख रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है? देखिए साजिद, मैं आपको बताऊं कि जो टहनियाँ जोड़ के गुलदस्ता बनाया गया था, मैं ये समझता हूँ वो टहनियाँ पहले भी किसी और गुलदस्तों में सजी रही हैं, वो फिर एक नए गुलदस्ते में सजाई गई, और अभी 2 मामला चल रहे हैं। एक तो मामला ये चल रहा है कि एक वो शख्स है जो
पीटीआई चेयरमैन का वाकई कोई वफादार है जो वो तजब्बुज़ का शिकार है कि मुझे करना क्या है। बाकी वो टहनियाँ जो उधर उधर से उठ के गमलों से आई थी, वो अब ये भी देख रही हैं कि हम जब तक अड़े रहेंगे जब तक हमें जो धड़े बन रहे हैं उसमें से कोई बड़ी ऑफर नहीं आ जाती। माजरत के साथ बड़ा खुल के बोल रहा हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग अब नहीं है, अब ऑफर का इंतजार है, रेट का इंतजार हो रहा है, ऑफर का इंतजार। तो अब वो दौर चला गया कि हाउस ट्रेडिंग होती थी, अब ऑफर का वेट होता है कि क्या ऑफर दी जा रही है, कहाँ कंसीडर किया जाए। तो जो लोग जराइम में मुलविस हैं, जिन्होंने मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, वो एक मामला ही संजीदा, उसको तो आप रहने ही दें कि उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, नामुमकिन है, पूरी तरीके से होगी और बड़ी गहराई तक होगी। इसके अंदर बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, अभी भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है मालिक साहब, कासिम के अब्बू कह रहे हैं मैं मजीद फेमस हो जाऊंगा। हो गए हैं ना फेमस, उनको कहे थोड़ी गलत थोड़ी कह रहे हैं, फेमस तो हो गए हैं। क्या वो अपना सामने शीशा लगाएं और खुद को देखें, और खुद को देखते रहें और अपने दिल की तस्कीन पूरी करें कि मैं फेमस हो गया हूँ। मुल्क को जिस हालत पे पहुंचा दिया उन्होंने। और ये एक और जो अब नैरेटिव जो है लोग कि कासिम के अब्बू सबसे ज्यादा फेमस हैं इस वक्त, ऐसा है अवाम फेमस में? थे, अच्छा पास्ट हो गया, माजी हो गया। माजी हो गया। मादर के साथ लोग अभी चाहे कोई भी बातें करें, हर एक का अपना तजिया है। पीटीआई बाकी रह क्या गई है सिवाय शाह महमूद के? परवेज खटक रात को चले गए, उस्मान बोजदार साहब जो सर, वसीम अकरम प्लस वो भी गए सर, वो आज चला गया। और पीटीआई का जनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। बाकी बच गया सिर्फ शाह महमूद साहब। शाह महमूद साहब किसी और सोच पे बैठे हुए हैं। नहीं सर, तो सिंध में भी हैं सर एक साहब जिनका नाम हलीम आदिल है सर। नहीं सुने, मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। अच्छा वो रह गया। वो ऐसे इंतजार में बैठे हैं कि अगर वो खुद ऐलान कर देते हैं खान साहब, या वो जो केस है जिसमें उनको नायली होनी है, तो वो बने बनाए। अच्छा वहां से रिलीफ मिल जाए तो शायद आगे ये दो चीजों का एक तो वो हो रहा है मखदूम, मुल्तान के मखदूम का, एक तो वो इंतजार कर रहा है और उसको बचा के भी अभी तक रखा हुआ है, वरना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक चीज आ गई। रह गई बात आपने कहा अपना सिंध का जो है हलीम साहब, हलीम भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हलीम भाई इस बानी पीटीआई की मोहब्बत में, उस जनून में कि मैं सबसे ज्यादा जितना ज्यादा खुलकर बोलूंगा, यानी कि बड़ा जितने निकालूंगा मैं उनके सामने जो है बड़ा फेमस बनूंगा। वो फेमस तो बन गए, मगर आप मुझे बताएं जिस तरीके से हलीम अदिल शेख साहब ने अपना ये सियासत के अंदर किरदार अदा किया सिंध में, वो क्या मुस्लिम लीग में जा सकते हैं? क्या पीटीआई से तो अभी है, उनको बना दिया गया है, उसके साथ लोग कौन खड़े हुए हैं वो भी देख लेना चाहिए। कल वाली पीटीआई नहीं है, अब माजी वाली पीटीआई है, खत्म हो गई। अब मुझे बताएं वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, उसको कबूल करेंगे? और उनकी तो मजबूरी है, यही रह गई है। अच्छा दूसरी रह गई बात, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके कोई पास। ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, मजबूर हैं कि उनका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दरवाजा उनको खुले, हर तरफ इंतजार से, हो रहा है। हर तरफ से उनके लिए जो वो जैसे वो कहते हैं ना कि 3 तलाक इकट्ठी दे दी जाती, बंदा फारिग, वो बंदी फारिग ना, बंदा जो जान छुड़ा लिया ना, तो इनके लिए तो वो 3 तलाकें हो चुकी हैं कि ये किसी के लिए भी ये काबिल कबूल रहे नहीं है। जो हालांकि अपोजिशन लीडर का बड़ा बहुत जबरदस्त ओहदा होता है और सूबाई सदारत भी किसी भी तंजीम की हो, उस वक्त तो पीटीआई अच्छी एक पावर में थी, तो उन्होंने सिवाय तनकीद बराए तनकीद वो किया ही कुछ नहीं। और अपने हल्के की उनकी सूरत हाल ये रही। उसके 2 शेर थे, हलीम भाई हमारा प्रोग्राम देखेंगे, जिन पे वो हाथ रख के भी कहते थे कि ये मेरा शेर है, ये दाएं और बायां। 2 लड़के थे जिनका इनके हल्के से ही ताल्लुक है, मैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूँ। पांदी खान भुगटी थे, मैं उनका नाम ले लेता वो तो रुखसत हो गया ना, पीपल्स पार्टी में चले गए ना। नदीम चांडगियो साहब थे। हाँ। वो दोनों परिंदे दाएं बाएं वाले वो उड़ चुके हैं, वो भी दूसरियों की छतरियों में जाके बैठ सही गए। डिसीजन था उनका, उन परिंदों का सही टाइम पे सही फैसला था। तो भाई वो कौन से नजरियाती थे, लेकिन वो उनका एक चीज थी कि वो शेख साहब के साथ जो है ना मुखलिस थे। वो उस वक्त भी कहते थे कि हमारा लीडर शेख है, हम शेख के साथ। मैंने उनका ट्वीट किया, भाई खुदा के लिए अभी शेख का तो इंतजार कर लेते। क्या बात है, आपको क्या पड़ी, कुछ तो वफादारियों के भी सबक सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ सोचो यार। बंदे के ऊपर मुश्किलात आती रहती हैं और पॉलिटिकल वर्कर तो हमेशा मुश्किलात से गुजरता है। मुश्किलात से गुजरेंगे तो आप कुंदन बनेंगे। चाहे बात नहीं आपकी सियासी तर्ज सियासत उनका जो भी रहा वो रहा है, आपका भी साथ साथ वर्कर का भी किरदार जो है वो बड़ा मायने रखता है कि वर्कर कौन सा स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा, क्या किया उसने। अब दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता चलूं
कि देखिए 2 चीज आ गई, पीटीआई में अभी कुछ भी नहीं बचा। वो असद कैसर भी रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराबर वाली चेयर पे बैठे हुए थे, जब परवेज खटक ने बात की ना, उनकी पिक्चर भी आ गई। तो इसका मतलब दबे अल्फाज में उनकी भी हाँ आ गई। बाकी बचे कौन? अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, यासमीन राशिद, महमूद रशीद वगैरह, एजाज चौधरी वगैरह। तो भाई साहब इनके लिए तो फारिग, इनके लिए तो जो ऑडियो जो लीक सामने आई है उसमें तो इनकी बचत का रास्ता ही कोई नहीं है। कैसे ये जाएं? अगर इनको माफी मिलती है ना तो कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाएगी। चले, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और वफाक की स्टोरीज़ के साथ साथ हम शहर कायद पर भी नज़र डालते हैं। आम आवाम को दूध 220 रुपये का मिल रहा है और दूसरी जानिब मेयर की जंग भी जारी है। शाह साहब, दूध 220 रुपये, तो ये जो मवेशी मंडियों के लोग हैं ये भी इतने ताकतवर हैं जहाँ से ये दूध आ रहा है कि जब चाहा दिल चाहा जिसका, जब रेट बढ़ा दिया। मुझे याद है फेब में भी रेट बढ़े थे, तो वजह क्या है? क्या हुकूमत से ये काम नहीं हो पा रहा कि कोई रोकथाम की जाए? देखें जी, जो दूध के मेन सप्लायर हैं जैसे शाकिर उमर गुज्जर साहब वाले हैं जिनसे हम भी राब्ते में रहते हैं, ये आए दिन जो मनमाने रेट बढ़ रहे हैं वो तो अपना रीज़न बनाते हैं और रीज़न बना के वो दूध पे अप्लाई कर देते हैं कि जी हमने ही पैसे बढ़ा दिए। 2-3 कमिश्नर्स मीटिंग्स होती हैं उनकी, उसके बाद वो मनमाने हो जाते हैं, कमिश्नर ऑर्डर हमारे सामने नहीं आते। जब वो रेट दूध वालों तक पहुंचते हैं, जो मुकामी डीलर है, जो इलाकाई डीलर है, जो बेच रहा है, सेल कर रहा है अपनी शॉप के ऊपर, टीम वहां आती है, वहां छापा मार के उस मुकामी दूध वाले को 50,000 का फाइन, 20,000 का फाइन, 10,000 का फाइन। अच्छा, वो क्या हो रहा है कि वो ये कह रहा है मुझे पीछे से ये रेट आ रहे हैं, मैं खरीदने पे मजबूर हूं, तो मैं कहाँ जाऊं? इसके ऊपर काफी हमने जाती तौर पर काम किया, तो अंदाजा यही हुआ कि ये वाकई आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि ये दूध ये पीछे कर रहे हैं काम, जो बैठे हुए हैं मेन जगह पे जहां से ये सप्लाई आ रही दूध की, उन लोगों के काम है। और वाकई में जिस तरह ये चिकन आपने देखा होगा अचानक एकदम महंगी हो गई है सख्त गर्मी के अंदर, जबकि चिकन इस वक्त बड़े नुकसान में जारी होती है, लेकिन इस मौसम में उसका महंगा हो जाना आवाम के साथ बड़ा मजाक है। तो आवाम ने 2 दिन से एक कैंपेन शुरू की थी, हम चिकन का बाइकाट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि दूध भी सड़ने दो, दूध जल्दी फट जाता है, थोड़ा सा उसका भी बाइकाट कर दो, हफ्ता 10 दिन इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं तो पाउडर के दूध पे आ जाओ, कुछ और सब्स्टिट्यूट ले लो, लेकिन दूध का फिलहाल कहाँ जो मरीज है मजबूरी है वहां दूध जाना है वो लें, लेकिन कम ले लें, जो मरीज को पीने का वो यूटिलाइज करें। देखें, पहले भी आवाम की कोशिशों से बाइकाट हुए, रमजान में तो फ्रूट सस्ता हुआ, अभी भी आवाम को कोशिश करना पड़ेगी। लोकल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। एक है कि आवाम क्यों करे सर? फिर हुकूमत और इंतजामिया क्या कर रही है? हुकूमत और इंतजामिया सो रही है सत्तू पी के, गर्मी बहुत है, आप क्या चाहते हो बाहर निकल आए एसी छोड़ के? क्यों निकलेंगे वो? तनख्वाह मिल रही है, एसी में बैठे हैं, डिस्कस भी हो रही है, मीटिंग्स भी हो रही है, बाहर क्यों निकलेंगे वो? तो आम आदमी या आम लोगों के पास वोट के लिए भी तो आना है ना सर? भाई अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी तो आए थे वोट के लिए। शाह साहब लिहाज कर रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि वो चले मलिक साहब, चले मलिक साहब, आप ले रहे हैं, आप लिहाज ना बोले करें रहे तो बोले, फिर वाकई सही बात है। मलिक साहब आप लिहाज ना करें, मजे नहीं ले रहे। मलिक साहब आप लिहाज ना करें, आप बताएं ये दूध अचानक फिर 10 रुपए कैसे बढ़ गए? आप बताएं कौन इसे ले रहा है? और जनाब आली और सिंध गवर्नमेंट में बैठे वो गोरखे जो मुर्दों को नहीं छोड़ रहे, बताएं, जो कब्रिस्तान ठेके में चले गए हैं, तो दूध का कम है। जो एक ब्लॉक लगाने के ऊपर वो माफिया बैठा हुआ लगाने नहीं देता जब तक अपना हिस्सा न ले। एसी डीसी सब पट्टे पे बैठे हुए हैं, पंचर वाले का ठिया नहीं छोड़ रहे, उसका 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए का चालान करते हैं, फिर उसको लगवा लेते हैं, फिर उठवा लेते हैं। और आप धंधा देखें, ये माफिया है। एसी वेसी कमरों में नहीं है। इनको बोले कि एक बोरी नोटों की जो है ना वो समंदर में बह रही है, जा रही है, ये तो उसमें भी किश्ती लेके छाल मार देंगे जाके, उसको उठा ले। एक माफिया है
और मैं समझता हूँ उस माफिया को इस कुचलने की माफिया- बजाय उसको सपोर्ट किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट के वो जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं वो भी कर रहे हैं, और इस पीपल्स पार्टी की छतरी के नीचे बैठे हुए जो लोग हैं ना, ऐसे वो इन माफियों को पाल रहे हैं। उन और जो माफियाज माफिया ऐसे की ही- निशानदेही कौन करेगा? वन बाय वन, और उन पे हुकूमत कार्रवाई करे। मुख्तलिफ महकमों की आपने बात कर दी। सिंध आपने- गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, हमारे दोस्त उसमें बैठे हुए हैं, हम भी उनके पास जाते हैं, लोग भी तो जाते होंगे ना। कार्रवाई कैसे होगी जब एक सारे डिपार्टमेंट तकसीम कर दिए गए हों कि ये साजिद साहब के पास है, ये मलिक मुनव्वर के पास है, ये सजाद अली शाह साहब इसको देखेंगे, तो बात खत्म। हिसाब किताब तो तब होता ना जब वहां पे उनके शेल्टर ना हो। ये जो गुजर सिंध साहब, उमर हुकूमत- गुजर साहब जो दोस्त है हमारे, हाँ। भी सजाद साहब ने जिनकी निशानदेही की है, हाँ। वहां से महंगा नहीं आ रहा। अच्छा। और वहां पे जाके भी तो अंदर देखो ना कि वहां पे खेल किया जाता है, टीके की मद में क्या हो रहा है, जो इंजेक्शन लगता है। नहीं तो मैं इसको उमर गुजर वहां साहब से देखें। टीके महंगा बंद किए हुए दूध फिर भी जो लग कर रहे रहे हैं, वो- टीके तो वो- बंद है, बैंड है टीकों के ऊपर। बैंड फिर भी मिल रहे होते हैं। वही तो कह रहा हूँ, जब बैंड है एक चीज पे, सुप्रीम कोर्ट का लगाया और फिर हुआ, अरे लगे, बैंड और क्यों गुजर लग रहे साहब हैं, से- कहाँ से आ रहे हैं? उसको बोले कलाम पाक के ऊपर हाथ रख के बताए कि क्या वो जोड़ तोड़ नहीं है। तो गुजर साहब खुद इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व हैं, वो भी उसी माफिया का हिस्सा हैं। ये हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। इस वक्त जो कराची नहीं, कराची की आवाम, भले सिंध की आवाम हो, हम तो कराची की बात करेंगे, कराची में बैठे हुए, और ये मेगा सिटी शहर है, बहुत पॉपुलेशन वाला शहर है। जैसे यहाँ पर जैसे लोग मिले। जैसे कासिम की अब्बू की पार्टी के साथ हुआ, अगर उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की तो ग्रैंड ऑपरेशन तैयार है, हुकूमत करे, इन पे पकड़ दकड़ करे, जो ये आवाम का खून वो चूस रहे हैं। कासिम का अब्बू था और वो कासिम की अब्बू की पार्टी थी, वो पार्टी किसी और की थी, और वो पार्टी ले गए, चलाता कोई और था है? चलाता कोई और था ना। मैं वो क्या, एक बड़ा अजीब सा एक गाना याद मुझे आ गया, मैं किसी मांगो किसी और की, पार्टी मुझे किसी समझ और नहीं आ की रहा। थी। तो बात ये, इनका जो मामला ना भाईजान, ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये एकदम निकलते हैं, अच्छा अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये उसको पकड़ लेंगे, जा लेंगे, कार्रवाई करते, लेटर निकाल देंगे, 2-3 छापे मार लेंगे, फिर अगले हफ्ते मामला ठंडा हो जाता है। नहीं हम वो सुकून लोग में- जो सरगना है, भाई डेयरी जो फार्मर है retailer ना, है, उनको साजिद। छोड़े। ना, कौन सी जिस आप गुजर की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अंदर करें सर। कई डेयरी फार्मर हैं, एक ऐसे थोड़ी लोग- उमर बहुत शाकिर है, बहुत है। तो तंजीम चला रहा है बहुत पूरी। है। ये तंजीम में, मैं मतलब तंजीम चलाते हैं ना, association वो जो है। नगोरी वाले बैठे हुए हैं, तो बहुत हम तो है। इनके साथ बैठते हैं यार, साजिद भाई दूध वालों के साथ बैठते हैं। दूध यार नूरे खुदा है, हाँ, उसके अंदर क्या क्या धंधे किए जा रहे हैं यार, ये जुल्म कितना है। बड़ा जुल्म है। और भाई इसकी कीमत तुम नीचे ना लाओ, हमें खालिस तो दे दो। ओहो, और 120 220 भी कबूल है, 250 कर लो, मगर ये खालिस मिले ना तो बंदे को किलो की जगह पे आधा किलो लेगा, वो खुद घर में पानी मिला पंजाब लेगा। में और कराची में तो बड़ा पिया फर्क है रेट लेगा। में। पंजाब के ये रेट तो कुछ और बहुत है। पानी डाले जाते हैं, पाउडर डाले जाते हैं, केमिकल डाला जाता है। हम तो ना डब्बे वाला पिला सकते हैं बच्चों को, ना ये खुला पिला सकते हैं। ये बड़ा जुल्म है सिंध गवर्नमेंट के उन सरकर्दा रहनुमाओं को, कैबिनेट के लोगों को, सीएम को, बिलावल साहब को या जरदारी साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। चलो कीमत जो भी हो, पहले आप- ठीक मगर है। इसमें को पाक साफ करो। ठीक इसके है। अंदर वो को शाह साहब मुझे एक अब मेरे ज़राए ने बताया कि वो, मैंने उसको कहा कि यार वो इंस्पेक्शन की टीम आती है फूड डिपार्टमेंट से, कह रहा है वो आते हैं, चाय वाय पीते हैं, चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आते हैं चाय वाय पीते चले जाते हैं। मैं खुद बैठता हूँ और जब मैं देखता हूँ तो मैं ज़रूरी तो नहीं कहीं तारुफ कर रहा हूँ, जाहिर है कई जगहों पे साउथ में हम बैठे हुए होते हैं, तो टीम आती है, जिसने काम करना तो काम करता है, और जिसको हिसाब किताब चाहिए होता है वो या तो पर्ची बना के दे के चला जाता है कि हम बाद में आएंगे, अच्छा, है ना। वो हर देखिए, हर चीज के पीछे एक क्राइम छुपा हुआ है, हर चीज के पीछे एक करप्शन छुपी हुई है, एक रिश्वत छुपी हुई है। लेकिन ये आपने जो अभी सवाल किया कि क्यों नहीं आ रहे, तो मैं आपको बताता हूं कि इनके ना आने की वजह से इंसानी सेहत का बड़ा नुकसान हो रहा है। और आप अगर देखें तो गैर मेयारी चीजों की भरमार है होटलों पे, दुकानों पे, अशियाए खुर्दो नोश में। फूड अथॉरिटी पत्थर और दाल का वजन जो है वो मिक्स होकर ऐसा होता है तो कि जब ये डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो बनाई गई हैं, फिर इनके लिए बजट अलॉट किए गए हैं, जैसे फूड अथॉरिटी और ऐसी बहुत सारी, तो फिर ये आप करोड़ों खत्म रुपए की करें। तनख्वाहें माहाना कराची वालों के टैक्सेस से जा रही मजे। हैं और इनको तनख्वाहें मिल रही हैं। अपना काम ईमानदारी से ये नहीं कर पा रहे हैं। कोई एक दो इसमें ईमानदार होते हैं तो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, हमें चले, सब पता है। मेयर कराची कौन आ रहा है शाह साहब? पीपल्स पार्टी से आ रहा है।
मलिक साहब, मेयर कराची, मेरा वोट शाह साहब के, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। तो फिर जमात अभी भी शक है, वो ख्वाहिश देखो, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, और जब मंजूर वसान पे पाबंदी नहीं लग सकती। वो हमारे दूसरा वो हाँ, जो कोशे बनता था, वो शेख रसाल साहब बड़े रशीद, ख्वाब वो भी देखते बड़े हैं। होते। भाई साहब बात पता क्या है, आप ग्राउंड रियलिटी देखें, जिस पीटीआई ने ये जो किरदार अदा किया है, जो जिसके लिए माफिया मांगते मुजम्मते कर रहा है, कोई सुबह कोई शाम, जो कोई अगले दिन जाके मुजम्मते कर रहा है, ये तो पता लग गया ना कि गलत किया है। ये किरदार पार्टी खुद तितर बितर हो जाए, वो लीडर चले जाए, वो अपनी जान बचा रहे हैं, और ये निचले वाले नजरियाती हैं, ये नजरियाती हैं। अगर सईद गनी कह रहे हैं ना, तो ऐसे हवा में नहीं मार रहा, वो जुगते नहीं मार रहा एक दूसरे को, इसमें वजन बोल रहा है। ये कल ये खुफिया राय शुमारी में इलेक्शन होगा, ये मेयर वाला, अच्छा, ये हैंडआउट वाला नहीं होगा। बस तो फिर पीपल्स पार्टी है। तो फिर खत्म बात। वो उनका फिगर पूरा पीपल्स पार्टी वालों का भी, नईम साहब बहुत अच्छे आदमी है, नो डाउट, मेहनत भी उनकी बड़ी अच्छी है, नहीं मेहनत की उन्होंने, वोट भी अच्छा किया है। बोर्ड उठाया। डिप्टी मेयर आ सकते हैं, मगर हाफिज नईम साहब, वो तो आते तो ये मामला ही नहीं रहते ना, उनको सिर्फ शौक मेयर का है। और वो सईद गनी कह रहे हैं उसके हाथ में वो लकीर ही नहीं है। देखो सईद गनी ने तो नहीं उसकी लकीर, ना कोई वो शनासी बाबा के वो जाके देखे लकीर है। सईद गनी की जो लकीर जो बता रहे हैं ना, वो उनको पता है, जो लकीर वो खींच के बैठे हुए ना, वो उसका कोरम पूरा है, उनका कोरम पूरा है। वो इस वजह से बता रहे हैं कि उनके हाथ में लकीर नहीं, वो अंदर अंदर जो वो लकीर देख चुके हैं ना, वो पर्दे के पीछे जो लकीर, तो फिर डिप्टी मेयर भी उसके बारे में बता रहे हैं। तो फिर ये तयन किया जाए, डिप्टी मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। नहीं देखें, एक तो सियासत में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है, उस रात को भी फैसले हो जाते हैं, अचानक हो जाते हैं। और अगर ये नहीं आए तो हो सकता डिप्टी मेयर भी फिर उन्हीं का ही है ना, नहीं तो किसी और का भी दे सकते हैं। वो जो दूसरी फजल रहमान साहब भी तो है ना, चले बाबा जी, वो भी तो घूम रहे हैं ना, और भी हैं दो चार बंदे। सरबराह पीडीएम के। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहिदा आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।